रिकॉर्डिंग हो रहा? तो लास्ट क्लास में इसी सवाल पे छोड़े थे, बोले थे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना। ये था L × L और ये D और ये d/2 ठीक है। इसको बनाने का दो तरीका है, एक तो सीरीज में करके बना लोगे आप लोग, है ना, उससे भी आंसर आ जाता है, बट हमको बहुत अच्छा लगता नहीं है क्योंकि कैपेसिटर में सीरीज हमेशा आपको पंगे में फंसा सकता है ना। हम शुरू में भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, कैपेसिटर में हमेशा आपको सीरीज पंगे में फंसा सकता है। तो बता देते हैं सीरीज से भी, आप लोग वही ट्राई किए होगे मोस्ट प्रॉब्ली, और आंसर भी आ जाएगा। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का इनवर्स 1/C1 प्लस 1/C2। तो कैपेसिटेंस होता क्या है, A∈0 K/D होता है ना। क्या वो गधा है क्या तू? ये तो पूरा सरफेस यूज हो रहा है ना, तो A/2 क्यों होगा? और ये तो हम सिंपल फॉर्मूला लिख रहे हैं किसी भी कैपेसिटर का, और यहां भी A/2 क्यों होगा? ये एरिया लेते हैं क्या? तो सोया हुआ रहता था क्या? एरिया प्लेट का एरिया लेते हैं, तो ये दूरी क्या होगा, d/2 अपॉन A∈0 K1 प्लस d/2 अपॉन A∈0 K2। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए। मेथड 1, बट इसमें थोड़ा सा पंगा क्या है हम आपको दिखाएंगे सवाल में, है ना आगे। अगर आप कंफर्टेबल हो, सही से आपको पता चल जाता है कि नहीं सर हम तो कंफर्टेबल हैं, सीरीज में लेके कर सकते हैं, तो कर लो, ठीक है। अदरवाइज बेसिक से भी इसको किया जा सकता है ज़्यादा आराम से। कैसे कर सकते हैं? बेसिक से। बेसिक क्या बोलता है कि देखो भाई, इस पे चार्ज क्या है, Q, और इस पे चार्ज -Q। सिंपल सा फंडा। इसके कारण फील्ड क्या होगा, Q/A। अभी डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे, अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो फील्ड क्या होता है, Q/A∈0। तो इस रीजन में फील्ड हो जाएगा Q/A K1∈0, और इस रीजन में फील्ड हो जाएगा Q/A K2∈0। तो पोटेंशियल ड्रॉप लिख सकते हैं E1 D1 और E2 D2। तो यहां से चल के यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ का फील्ड बताओ, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो लिखोगे Q/A डिवाइडेड बाय ε0 K1 इंटू d/2 प्लस Q/A, ऊपर में ये है d/2 अपॉन ε0 K2। अच्छा, कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है Q अपॉन ΔV। तो 1/C क्या हो जाएगा, ΔV/Q। अरे होगा तो डिवाइड कर दो Q से, तो 1/C इज इक्वल टू ΔV/Q, एंड दिस विल कम आउट टू बी d/2 बाय A∈0 K1 प्लस d/2 A∈0 K2। वही आ रहा है ना। तो ये जल्दी से लिख लीजिए और उसके बाद अगला सवाल कीजिए। ये कैपेसिटर प्लेट है, K1 K2 और ये d/2 L/2 L/2, ठीक है। ये K3 बोल देना। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है।
सवाल समझ में आया? प्लेट ऐसे ही है, मतलब प्लेट हम इसी पे मान लो, प्लेट भी बना देते हैं। पता चला आप बोल दे सर प्लेट ही नहीं था, तो कोई दिक्कत? हम उस दिन बताए भी थे प्लेट क्या होता है, फॉइल होता है ना, चिपक ही जाएगा पूरा। चलो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ जल्दी से। देखो इस सवाल को करने का दो अप्रोच हो सकता है। अप्रोच नंबर 1, ये क्या कहता है, हम बोल रहे हैं क्या कि ये ऐसे ऊपर ले लो, K1 K2, ठीक है, और इसके साथ पैरेलल में ले लो K3, ठीक है। ये है अप्रोच नंबर 1, ठीक। अप्रोच नंबर 2, K1 K2 K3 K3, ठीक है। अब मेरा कहना है कि इन दोनों में से एक ही मेथड से सही आंसर आएगा, ये भी हम बता दे रहे। दो अप्रोच दिखा, दो अप्रोच समझ में आया? अरे पहले में किए कि K1 K2 को ऊपर ले लिए और K3 को पैरेलल में ले लिए, दूसरे में किए K1 K3 पैरेलल में और उसके सीरीज में K2 K3, आधा आधा करके। अरे इसको आधा कर दिए। अब मेरा कहना है कि इस दोनों में से, दो अप्रोच में से एक ही अप्रोच से सही जवाब आएगा। कौन सा से सही आएगा सोच के बताओ, हम पूछेंगे लॉजिक, ये नहीं कि सर अच्छा लग रहा है 1 नंबर कर दो ना सर, फोटो अच्छा, हाँ सर 2 नंबर का फोटो अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कुछ तो बोलो। ये अप्रोच गलत, वो सही है। अब आप बोलोगे सर हम तो ऐसे ही बोले थे, है ना, तो पहले ये बताओ इसमें गलती क्या, इसमें गलती क्या है? ध्यान से सुनो, गलती क्या? यहां फील्ड अलग, यहां फील्ड अलग कि सेम? अलग अलग फील्ड। और यहां फील्ड और यहां फील्ड सेम? अरे होगा ना, अरे एक ही मटेरियल है ना, फील्ड सेम होगा ना यहां और यहां। बताते हैं ये गलत क्यों है। अच्छा, इस यहां के पोटेंशियल को मान लो V, तो थ्रू आउट क्या हो जाएगा V, और यहां का पोटेंशियल 0, तो थ्रू आउट क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अगर हम इन दोनों को पैरेलल में लिए हैं, मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या मान के चल रहे हैं, बराबर, और यहां का पोटेंशियल यहां का बराबर। अच्छा यहां बराबर है तो यहां अपने आप हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। इसको कोई प्रूफ कर सकता है? बिल्कुल, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो। ध्यान से देखो, यहां का फील्ड सेम, तो यहां पोटेंशियल V, तो यहां V/2 आधा ड्रॉप होगा। लेकिन चूंकि यहां फील्ड सेम नहीं है, तो यहां आधा ड्रॉप तो नहीं होगा। अरे यहां आधा चलने पे आधा ड्रॉप ही होगा ना, क्योंकि एक ही जैसा फील्ड है यहां से यहां तक, लेकिन इसमें फील्ड अलग और इसमें फील्ड अलग, तो पक्का है कि वहां आधा ड्रॉप नहीं होगा। मतलब ये और ये एक पोटेंशियल पे नहीं है, और आप इसको पैरेलल में ले लियो। पैरेलल में लेने का मतलब इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम होता है ना, दो बराबर पोटेंशियल वाले पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं ना। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये गलत है और ये सही है। कोई दिक्कत? अब C1 निकाल लो, इसका कैपेसिटेंस बताओ। A/2, एरिया भी आधा हो गया, A/2 ε0 K1/d/2 C2, ये क्या होगा
A/2 एप्सिलॉन नॉट K2/D/2 और C3 क्या होगा? A/2 K3/D। इसका कंबाइंड अभी निकालना सिखा चुके हैं, अरे है ना? तो ये हो जाएगा आपका C1 C2 बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें किसी को कोई शक? C1 C2 बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल में है, तो आराम से मस्त जोड़ दो, कोई दिक्कत? और बाकी सारा वैल्यू तो यहाँ लिखे हैं, उसको पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलते जाओ ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक अच्छे से लिखना वहाँ कि देखो ये बड़ा, इसमें फील्ड सेम है तो आधा जाने पे पोटेंशियल आधा घटा होगा, है ना? और उसमें फील्ड सेम नहीं है तो आधा पे पक्का पोटेंशियल आधा नहीं हुआ होगा। अरे क्या हुआ पता नहीं, लेकिन आधा तो नहीं हुआ, है ना? पक्का? तो लिख लो जल्दी से। चलो, एक कैपेसिटर है, ठीक है? यहाँ ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक? एक डाइलेक्ट्रिक है, इसे पहले इस पे चार्ज कितना था? प्लस Q, और इस पे चार्ज माइनस Q, ठीक है? और एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि कुछ पार्ट इसके अंदर आ गया है ना? और कुछ बाहर। कैपेसिटर का लेंथ मान लेना L, विड्थ मान लेना B, और सेपरेशन मान लेना D। तो मान लेते हैं X लेंथ अंदर आ चुका है, कितना आ चुका है? X। ठीक है? ये किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, मतलब चार्ज कहीं आ जा नहीं सकता है, ये सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, तो चार्ज कहीं आ जा सकता नहीं। अच्छा, जब ये डाइलेक्ट्रिक बाहर था, पूरा का पूरा कैपेसिटर से बाहर था, तो उस समय कैपेसिटेंस क्या था? बाय डी। अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा कैपेसिटर में आ गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? जहां पे कि A है आपका L इंटू बी, और D तो आपको पता ही है, D तो आपको पता ही है। मतलब जब ये डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा कैपेसिटर में आ जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि K 1 से बड़ा होता है ना? तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसका क्या मतलब है? चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसका मतलब पोटेंशियल पक्का ड्रॉप हो गया होगा। और ऐसे भी सोच सकते हो, जब ये डाइलेक्ट्रिक अंदर आएगा तो फील्ड 1/k टाइम्स होगा, अरे ओरिजिनल फील्ड का 1/k टाइम्स होगा, और फील्ड और पोटेंशियल लीनियरली रिलेटेड होते हैं, अरे होते हैं ना? तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल भी 1/k टाइम्स हो जाएगा, और यहां से भी दिख रहा है पोटेंशियल कितना हो रहा है? 1/k टाइम्स, तभी तो सॉरी कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाएगा? k टाइम्स। अच्छा, पहले कैपेसिटर में एनर्जी कितनी थी? और बाद में एनर्जी कितनी होगी? होगा कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया, तो क्या सी के जगह पे के सी पुट कर दिए,
एनर्जी बढ़ा कि घटा? एनर्जी घट गया, कैपेसिटर का एनर्जी घट गया। मेरा सवाल है एनर्जी घटा तो गया कहाँ? सवाल लिखो पहला, एनर्जी घटा तो गया कहाँ? एनर्जी घटा तो गया कहाँ? और इस चीज का टॉपिक आप दे सकते हो, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज, किताब में टॉपिक लिखा रहता है, ठीक है। अदरवाइज सवाल के तौर पे भी कर सकते हो, मतलब बाद में नहीं बोलना कि सर आप ये टॉपिक छोड़ दिए थे, ठीक है। तो हुआ क्या बताओ? एनर्जी घट रही है, दिख रहा है ना, अरे सामने में दिख रहा है ना। बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ। और बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट आपको इस लॉ पे विश्वास होना चाहिए, है कि नहीं? तो नीचे लिख लेना हिंदी में, एनर्जी गई कहां। अगला सवाल करते हैं। एक कैपेसिटर है SI, ठीक है। जिसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करके रखे हुआ, EMF की बैटरी से। अगेन ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक है जो पहले बाहर था और अभी इसका कितना अंदर आ गया, X, ठीक है। तो अब जो सवाल पूछते हो बताना। पहले कैपेसिटेंस कितना था? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। जब ये डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा आ जाएगा कैपेसिटर में तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा 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 अच्छा। जब ये डाइलेक्ट्रिक बाहर था, स्लैब, इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब बाहर था तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे कितना कितना चार्ज था? होगा? अरे जब चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज बताओ या निगेटिव प्लेट के चार्ज का मैग्नीट्यूड बता दो, बात तो वही होता है। तो पहले इतना चार्ज था। जब ये कैपेसिटर इसमें आ जाएगा, सॉरी स्लैब पूरा का पूरा इंटर हो जाएगा तो कैपेसिटेंस तो बदल गया। क्या पोटेंशियल डिफरेंस बदला? अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदल पाएगा क्योंकि इसको एक बैटरी से कनेक्ट करके इसका पोटेंशियल मेंटेन किए हुए। नहीं समझ में आया? अरे वो कनेक्टेड नहीं था तो वहां चार्ज कांस्टेंट था, चार्ज कहीं भाग नहीं सकता था। अब की बार बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। अरे बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा इसके अक्रॉस, कितना? E का करेगा। तो जब पूरा का पूरा स्लैब आ जाएगा तब भी पोटेंशियल डिफरेंस अब की बार क्या रहेगा? मेंटेन। लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वो कब पॉसिबल है? चार्ज बढ़ा होगा, चार्ज बढ़ा होगा, बिल्कुल बढ़ा है चार्ज। Q डैश बराबर हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या है? KC एप्सिलॉन नॉट और पोटेंशियल क्या है? E। तो KC एप्सिलॉन नॉट E। चार्ज बढ़ा कि घटा? बढ़ा। मतलब इस प्लेट पे पहले था CE, बाद में हो गया KCE। अरे हो गया। तो कितना चार्ज इधर से फ्लो किया होगा? किया होगा। अच्छा, पहले कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी? अब की बात पोटेंशियल मेंटेन है तो पोटेंशियल के टर्म में करते हैं। और फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? अरे हाफ CV लिख रहे हैं कि हाफ CV स्क्वायर होता है। हाँ, जो बोलो सर वही होता है। KC नॉट
ई स्क्वायर। एनर्जी बढ़ गई, अब की बार एनर्जी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? इसका ट्रांसफर उसमें हो गया। एनर्जी कैसे बढ़ गई? उसका इसमें ट्रांसफर होगा। एक घूसा मारेंगे मुंह फूल जाएगा, गधा कहेगा। मतलब थोड़ा सा भी लॉजिकल हो तो समझ में आता है। कनेक्टेड है दोनों। तो पहले में एनर्जी कहां गई और दूसरे में एनर्जी कहां से आई? दो सवाल, सवाल ही नहीं समझ में आया। तो पहले में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। और दूसरे में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती हुई दिख रही है। कहां से बढ़ गया? कहां से बढ़ गया? और उसकी एनर्जी गई तो कहां गई? उसमें हीट मत बोलना पहले में, नहीं तो मार खाओगे। पहले में हीट बोलने का मतलब है कि सर्किट पूरा होना चाहिए, तभी तो रेसिस्टर के थ्रू चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तभी तो आई स्क्वायर आर डेल्टा टी आएगा। अरे आएगा, चार्ज का फ्लो होगा तब तो चार्ज तो वहां किसी, वो तो किसी सर्किट में कनेक्टेड ही नहीं है, तो हीट में तो नहीं गई, हीट में तो नहीं गई। और दूसरे में आई कहां से? तो आई कहां से एक्स्ट्रा एनर्जी, उसका हिंट दे सकते हैं, उसका हिंट हम दे सकते हैं थोड़ा सा। कोई बोलेगा एक्स्ट्रा एनर्जी आई कहां से? अच्छा, दूसरे में हीट हो सकता, दूसरे में हीट हो सकता, और हीट होगा। अगर लॉजिकली बात करो तो हीट होगा। रीजन बीइंग की जैसे इसको डालोगे तो कुछ चार्ज फ्लो कर रहा ना, और चार्ज फ्लो किया दैट मीन्स करंट है ना, और करंट जब रसिस्टर से, रसिस्टर भी तो होगा ना, रियलिटी में रसिस्टर तो होगा नहीं, तो रसिस्टर से जब गुजरेगा, अच्छा मान लो, अगर मान लिया कि नहीं ये है आपका सुपर कंडक्टर, तब भी तो बर्स्ट ऑफ चार्ज होगा ना, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के रूप में निकल जाएगा, बट हीट तो निकलेगा भाई। क्यों? क्योंकि यहां सर्किट में कनेक्टेड है, यहां तो कुछ पार्ट हीट में चला गया, फिर भी एनर्जी बढ़ रही। अरे यहां पे बोल देते कि हाँ एनर्जी घटी तो हीट में चला गया, है ना। यहां पे और गजब हो रहा है, हीट में गया तो गया, एनर्जी बढ़ भी गई, और उसमें हीट में गया नहीं, एनर्जी घट गई। सवाल नहीं समझ में आ रहा। इसमें हीट में जाने का कोई रास्ता है नहीं, लेकिन इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में डिफरेंस है, फाइनल एनर्जी कम है ना। और इसमें अगर आप गौर करो, हीट में जाने का रास्ता है कि एनर्जी हीट में डिसिपेट हो सकता, होता ही है, बट इनिशियल में कुछ हीट में निकल गया तो घट के फाइनल आना चाहिए ना, फाइनल तो बढ़ गया। कुछ नहीं समझ में आ रहा। अबे फाइनल इसलिए बढ़ गया ना, यहां बैटरी पॉजिटिव वर्क किया, और बैटरी का वर्क निकालो तो वो इस डिफरेंस से ज्यादा है। असल में इसके डिफरेंस का ट्वाइस है, इसका जो डिफरेंस है ना उसका ट्वाइस बैटरी का वर्क डन है। बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया? K-1 CE ऐसे फ्लो किया। किसी को डायरेक्शन में भी पंगा, अरे पहले इस प्लेट पे कितना था चार्ज CE, बाद में KC, मतलब बढ़ा चार्ज, तो ऑब्वियसली ऐसे आया होगा, आया ना, आया। तो बैटरी कितना वर्क करता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, बता चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो कितना वर्क किया बैटरी? K-1 C इंटू E। के का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, K-1 C का तो वैल्यू 1 C से तो छोटे आ जाएगा। C से छोटा आ जाएगा। K का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, 1 में कुछ भी नंबर माइनस करेंगे 0 पॉइंट कुछ आएगा। अच्छा, ये अगर K का वैल्यू 80 है तो 1 से बड़ा मतलब क्या 1.25 भी होता है? 1 से बड़ा 1.25 भी तो नहीं होता। कल ही तो बताया था वाटर का कितना होता है, 80 होता है। कुछ पर्टिकुलर रेंज के लिए आप नहीं करोगे ना। अरे कुछ तो चार्ज गया इधर से, गया ना, तो आप यहां पे बैटरी जो वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा? K-1
EC ये तो चार्ज है इंटू ई, तो ये किसका वर्क डन है? बैटरी का। और इसका डिफरेंस निकालो तो वो आएगा हाफ के सी ई स्क्वायर। मतलब बैटरी जो वर्क किया उससे कम ही एनर्जी कैपेसिटर में बढ़ा, मतलब हीट में भी जाने का है उपाय, है कि नहीं? तो इस पे बात करते हैं, यहां तक लिखो पहले अच्छे से। चलो अभी जो बात कर रहे हैं हम दोनों के लिए कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नहीं कर रहे। ध्यान से सुनना, ये कैपेसिटर है, इधर कुछ प्लस चार्ज होगा, इधर कुछ माइनस चार्ज होगा। तो इसका जो आप फील्ड बनाते हो वो कुछ ऐसा होता, ऐसे बनाते हो ना, ठीक है। लेकिन रियलिटी में जब एजेस पे जाते हो तो ये फील्ड कुछ ऐसा हो जाता है। हम बोले थे थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। इसको फ्रिंजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग। अच्छा, यहां पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट है, इधर निगेटिव चार्ज वाला प्लेट है, तो यहां पे कौन सा चार्ज पोलराइज होके आएगा? निगेटिव। बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। और इधर, अच्छा हम ये नहीं बोलने बराबर बराबर आएगा, ठीक है, नीचे ज्यादा हो सकता है, ऊपर कम हो सकता है, बट आएगा तो ऐसे। ऐसे आने से आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ गया? फर्क पड़ रहा है। जैसे कैपेसिटर, ये डाइलेक्ट्रिक का थोड़ा सा भी हिस्सा डालोगे तो वहां चार्ज इंड्यूस होगा, साइड में होगा क्या? देखो ध्यान से देखो, यहां फील्ड ऐसे है, तो फोर्स जो होता है निगेटिव चार्ज पे फील्ड के ऑपोजिट लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के अलॉन्ग लगता है। और फील्ड लाइन अगर बना हुआ है तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? टेंजेंशियल होता है। तो इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगेगा। तो ओवरऑल देखो वो फोर्स नेट किधर बन जाएगा? नीचे। अरे होगा। इसका मतलब जब हम डाइलेक्ट्रिक का जैसे ही थोड़ा सा हिस्सा अंदर आएगा और छोड़ेंगे तो वो अपने आप चला जाएगा, उस पर फोर्स नीचे लग रहा है। अच्छा mg को भूल रहे हैं हम, ग्रेविटी फ्री में बात कर रहे हैं, तो mg का पंगा नहीं लेना कि सर ऐसे भी तो नीचे खींच लेगा ना, नहीं, mg नहीं है, ग्रेविटी फ्री हॉल है। तो ये कैपेसिटर इसको अपने आप अंदर ले आएगा, ठीक है। और जब ये कैपेसिटर फिर बाहर निकलेगा तो इस पर नेट फोर्स किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ये बेसिकली ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। ऑसिलेट करेगा, SHM करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये तो बोल सकते हैं कि ऑसिलेट करेगा। फिर नीचे आएगा तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो स्पीड कम होते होते रुक जाएगा, अरे है ना। फिर फोर्स ऊपर लगेगा तो इसको ऊपर लेके जाएगा, और जब तक यहां आएगा तो रफ्तार आ चुका होगा, तो अब की बार ओवरशूट कर जाएगा ऊपर। अब फोर्स नीचे लग रहा है तो उसका स्पीड कम करते 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 जीरो करेगा। ये दोनों केस में होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो पहले केस में ध्यान से सोचो, मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो जैसे इसको इंटर कराएंगे तो ये रफ्तार के साथ अंदर आएगा, और जब पूरा का पूरा कैपेसिटर के अंदर में आएगा तो इसके पास कुछ रफ्तार हो चुका होगा। कितना? मान लो u हो गया, तो इस स्लैब के पास तो खुद की एक काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। यही एनर्जी का डिफरेंस है। वो जो एनर्जी कम हुआ था ना, वो स्लैब के काइनेटिक एनर्जी में चली गई, जिसको हम लोग आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे, है ना। तो पहले पार्ट में जो एनर्जी का लॉस है वो पूरा का पूरा कहां गया? काइनेटिक एनर्जी में चला गया, स्लैब के काइनेटिक एनर्जी में। और दूसरे पार्ट में जो लॉस था कि गेन था, तो दूसरे पार्ट में भी लॉस है। ध्यान से देखो, बैटरी जो वर्क किया है ना, वो उसका आधा ही आपको ये पोटेंशियल एनर्जी को मैनेज कर रहा ना, उसके आधा से पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो
क्लियर हो जा रहा, आधा अभी भी बच रहा, तो वो आधा कहां गया, इसके काइनेटिक एनर्जी में और हीट में। समझ में आया? अरे दूसरे के लिए इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, वर्क डन बाय बैटरी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल्टा ई। जो कि स्लैब को मिला काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और हीट। रहे ना, यहां से निकालो ना, डेल्टा के पॉजिटिव मिलेगा, मतलब सच में हीट में और स्लैब के काइनेटिक एनर्जी में गया। निकाल के दिखा, डेल्टा ई बराबर क्या लिखोगे, वर्क डन बाय बैटरी प्लस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो डेल्टा, ये दूसरे पार्ट के लिए हम बता रहे हैं, डेल्टा ई बराबर वर्क डन बाय बैटरी कितना है, अरे जल्दी जल्दी बोलो, के माइनस वन सी नॉट ई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी थी, हाफ सी नॉट ई स्क्वायर, बाद में हाफ के सी नॉट ई स्क्वायर। तो देखो डेल्टा ई बराबर के माइनस वन सी नॉट ई स्क्वायर प्लस, या यहाँ से कर लो, माइनस के माइनस वन बाई टू सी नॉट ई स्क्वायर होगा। डेल्टा ई बराबर के माइनस वन सी नॉट ई स्क्वायर बाय टू। तो ये पॉजिटिव आ रहा कि निगेटिव आ रहा, पॉजिटिव आ रहा। पॉजिटिव आने का मतलब समझ में आ रहा कि हाँ, हीट में भी कुछ एनर्जी गई और स्लैब के काइनेटिक एनर्जी में भी एनर्जी गई। अरे गई ना, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, आ रहा थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लेना। मतलब पहले पार्ट में जो डिफरेंस था वो किसका था, वहां एनर्जी कम हो रही थी, तो बेसिकली वो किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन यहां बैटरी भी वर्क कर रहा, तो बैटरी के वर्क के कारण कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी और साथ में स्लैब को काइनेटिक एनर्जी भी मिला और साथ में हीट में भी चला गया रिलीज होके। तो एनर्जी बर्बाद नहीं हुआ कहीं पर, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एंड बीइंग फिजिक्स लर्नर वी शुड हैव फुल फेथ इन दिस लॉ, है कि नहीं है, पक्का ना। अब बात आता है इस फोर्स को कैलकुलेट करने का। ये जो नेट फोर्स दिख रहा है ना आपको, इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसको हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनडायरेक्टली। और इसीलिए हम बोले थे एग्जाम्पल नंबर 22 छाप के लाना, याद आ रहा, मैसेज किया था ना कि एग्जाम्पल नंबर 22 छाप के लाने का। कोई दिक्कत? तो यहां तक बात समझ में आई? लिखो पहले, फिर समझाते हैं आगे। देखो हुआ क्या कि पहले केस में जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा, जो एनर्जी घटता हुआ दिख रहा है, वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में चला गया। किसके काइनेटिक एनर्जी के, स्लैब में। और दूसरे हिस्सा में आपको लग रहा है कि एनर्जी बढ़ गई, बड़ी बड़ी कुछ नहीं, बैटरी ने जो वर्क किया उसका कुछ हिस्सा कहां चला गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में कैपेसिटर के, या कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ाने में। और कुछ हिस्सा जो बचा वो कुछ पॉजिटिव ही है, कुछ बच भी रहा है साथ में। तो जो बचा वो स्लैब के और हीट में गया। आई होप अब क्लियर है। थोड़ा सा भी मतलब इतना सा भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे।
अच्छा ये बताओ, अगर हम एक जुगाड़ लगाते हैं, ध्यान से सुनो, हम एक आदमी को रखते हैं बाहर और उसको बोलते हैं कि इतना फोर्स लगाते रहना कि ये स्लोली अंदर जाए, इतना फोर्स लगाते रहना। देखो कैपेसिटर जो इस पर नेट फोर्स लगा रहा हो किधर है, नीचे की तरफ, तो ये एक्सीलरेट होगा। अरे फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास, तो हम चाहते हैं एक्सीलरेट नहीं करे, स्लोली स्लोली जाए, स्लोली स्लोली जाए। बोलो कि अच्छा सर, तो उसके लिए हम एक आदमी को रख दिए और बोले कि ऐसे फोर्स लगा के स्लोली जाए, मतलब जैसे जैसे अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा वैसे वैसे वो भी फोर्स चेंज करेगा ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। अरे है ना, और ध्यान से देखो तो इस पे दो ही फोर्स वर्क कर रहा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसको अंदर लाने की कोशिश कर रहा और एक एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा अब मेरा एक सवाल सुनो, अब की बार ये धीरे धीरे आ रहा, एकदम धीरे धीरे, ठीक है, अब की बार एकदम धीरे धीरे आ रहा, मतलब स्लैब को कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही है, बिल्कुल एकदम इक्विलिब्रियम स्टेट में चल रहा है। थोड़ा सा ये फोर्स बढ़ा, आगे बढ़ा, वो भी फोर्स मेंटेन कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा, तो क्वासी स्टैटिक बोलते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होगा सर, केमिस्ट्री में, मतलब हर वक्त इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते, थोड़ा सा चेंज लाते हैं फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन, ठीक। तो यहां पे अभी भी देखो ये किसी सर्किट में कनेक्टेड तो है नहीं, तो चार्ज तो फ्लो करेगा नहीं, तो अभी भी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी नॉट, और फाइनल एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाय के सी नॉट। ये तो भाई वैसे ही होगा, जैसे पूरा का पूरा आ जाएगा तो कैपेसिटेंस के सी नॉट हो जाएगा, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय के सी नॉट। एनर्जी तो अभी भी घट रही है और अब की बार तो काइनेटिक एनर्जी में भी नहीं गई, अरे उसको स्लोली ला रहे हैं ना, स्लोली ला रहे हैं ना, तो अब की बार तो काइनेटिक एनर्जी में भी नहीं गई और घट भी रही है, घट रही है ना। अब कैसे एक्सप्लेन करोगे, अब काहे का हीट पे, सर्किट में अभी भी नहीं है, सर्किट है ही नहीं, तो आई स्क्वायर आर टी आएगा कहां से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तभी होगा ना जब बर्स्ट ऑफ चार्ज होगा। नहीं समझ में आ रहा, सिंपल सा फंडा है। अब की बार एक्सटर्नल फोर्स निगेटिव वर्क कर दिया, निगेटिव वर्क का मतलब होता है सिस्टम से कुछ एनर्जी निकाल लेना, याद आ रहा है, वर्क पावर एनर्जी। पॉजिटिव वर्क मतलब सिस्टम को कुछ एनर्जी दे रहे हैं, निगेटिव वर्क मतलब सिस्टम से कुछ एनर्जी निकाल लिए। तो ये जो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स है ना वो निगेटिव वर्क कर रहा है, देखो ना, फोर्स उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एफ एस कॉस थीटा, कुछ नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो वो जो निगेटिव वर्क किया वही बेसिकली दोनों का डिफरेंस है। तो यहां पे अगर कोई पूछ ले कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क बताओ, तो अब उसको कैलकुलेट मत करने लगना, मरोगे, है ना। क्या करने का, दोनों का डिफरेंस यही होगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क, अरे है ना, और निगेटिव में, और निगेटिव में, समझ में आया। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पूछ ले तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, समझ में आया। अच्छा अब हम इंटरेस्टेड हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने में। किसको कैलकुलेट करने में, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करना तो मुश्किल है, हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे। क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। तो हम बोले कि इसको स्लोली लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्लोली 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 लेके आ रहे हैं। दैट मीन्स हर समय एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो या एक्सटर्नल फोर्स निकालो, बात तो बराबर ही है, अरे बात तो बराबर ही है। हम क्या लिखते हैं इक्वेशन, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, माइनस एफ एक्सटर्नल, मान लो ये एक्स अंदर था और dx और अंदर आया, एक्स अंदर था और dx और अंदर आया, तो इसका वर्क क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल dx होगा प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
स्लोली ला रहे हैं, अरे ला रहे हैं ना, माइनस एफ एक्सटर्नल डी एक्स, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज कंजर्वेटिव, तो माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डी होगा, अरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एफ एक्सटर्नल कितना है, माइनस डी यू बाय डी एक्स, माइनस डी यू बाय डी एक्स। अच्छा यू कितना है, वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाय सी, तो डी यू बाई डी एक्स करो, क्यू कांस्टेंट है लेकिन कैपेसिटेंस कांस्टेंट नहीं है, कैपेसिटेंस वेरी कर रहा। अरे जब एक्स हिस्सा अंदर होगा तो ये एक अलग कैपेसिटर, ये एक अलग कैपेसिटर, और उसका कैपेसिटेंस एच सी वर्मा जी निकाल चुके हैं एक्स के फॉर्म में, इसीलिए बोले थे 22 कॉपी करके लाने के लिए, उसमें देखो ना वैल्यू निकाल चुके हैं वो, सी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिख रहा है, C1 C2 लिखे हैं, फिर C इक्विवेलेंट निकाले हैं ना, तो ये C किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो यहां जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा, देखो क्यू स्क्वायर बाय 2 बाहर ले ले, अरे बाहर ले ले, माइनस साइन था, और ये 1 बाई सी का डिफरेंशिएशन, देखना कुछ गड़बड़ नहीं कर, माइनस 1 बाय सी स्क्वायर, अरे होगा, पता नहीं सर क्या हो गया, तो ये f कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि x के ये x वेरी होगा तो कैपेसिटेंस भी वेरी होगा, हाँ तो dc बाई डी एक्स, यही तो है dc बाई डी एक्स। अच्छा हाँ सॉरी, गुड, ठीक है, चेन रूल, हाँ कि ना, नहीं समझ में, अबे प्रकाश सर पढ़ा दिए होगा ना डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल नहीं पढ़ा है क्या, ये तो हम ही पढ़ाते थे 11th में ही पढ़ा है, कोई दिक्कत, हाँ कि ना, तो एक्सटर्नल फोर्स निकल गया पहले केस में, एक्सटर्नल फोर्स निकल गया, दूसरे केस में ट्राई करें, अगेन दूसरे केस में फोर्स निकालना चाहते हैं, है ना, इसको स्लोली ला रहे हैं, फिर से कैसे ला रहे हैं, स्लोली, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जो वर्क कर रहा हो, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा होगा, तीसरा बैटरी भी वर्क कर रहा होगा, तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा इस इक्वेशन को लिखने में एक फर्जीवाड़ा किए हैं, कोई बता सकता है, ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं इसमें एक फर्जीवाड़ा किए हैं,
हीट खा गए ना, लेकिन उसके लिए क्या जंक्शन लिए कि बहुत स्लोली अगर ये आ रहा है तो चार्ज का फ्लो भी बहुत स्लो होगा, अरे होगा ना। तो dq बाई dt जो करंट होता है वो भी बहुत छोटा होगा, है ना। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको बहुत धीरे धीरे आना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे अगर तेजी से आएगा तो तेजी से चार्ज फ्लो करेगा इस प्लेट से इस प्लेट, क्योंकि कैपेसिटेंस जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे चार्ज भी बदलेगा, और कैपेसिटेंस बदल रहा है जैसे जैसे वो इंटर कर रहा है। तो यहां पे हम ये मान के चलें कि वो स्लोली आया है, तभी ये इक्वेशन लिख पाएंगे। समझ में आया? सारे समझ में आया? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताए, क्या बताए? स्लोली आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज हीट का भी टर्म आएगा। अरे आएगा। चलो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स उधर लग रहा है, इधर ये आ रहा है माइनस एफ डी एक्स प्लस वर्क डन बाय बैटरी। देखो कैसे लिखोगे, वर्क डन बाय बैटरी क्यू ई होता है, और क्यू क्या होता है? सी वी या सी होता है ना। अच्छा, अगर डी क्यू चार्ज फ्लो किया, क्या फ्लो किया? डी क्यू चार्ज फ्लो किया, तो डी क्यू का वैल्यू यहां से इसको डिफरेंशिएट करके निकालो ना, क्या हो जाएगा? डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा ईडीसी, क्योंकि कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है ना यहाँ पे, पूरे थोड़ा सा गणित लगाया घबरा गए। तो जो जब छोटा सा डी क्यू चार्ज फ्लो करेगा, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो वर्क डन बाय बैटरी क्या? क्यू ई। तो जब छोटा सा चार्ज डी क्यू फ्लो करेगा, ये डी क्यू कब फ्लो कर रहा है? जब कैपेसिटेंस में डीसी का चेंज आ रहा है, जब कैपेसिटेंस में डीसी का चेंज आ रहा है, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। तो जब डीसी का चेंज आ रहा है तो छोटा सा चार्ज कितना चार्ज फ्लो किया होगा? ईडीसी, दैट इज डी क्यू। तो उस समय बैटरी कितना वर्क किया होगा? डी डब्ल्यू। डी क्यू ई, अरे होगा डी क्यू ई, यानी ई स्क्वायर डीसी। तो लिखो वर्क डन बाय बैटरी प्लस ई स्क्वायर डीसी। अच्छा, कैपेसिटेंस बढ़ रहा समय के साथ, है ना, ये ध्यान में रखना, इसीलिए ये टर्म कैसा है? पॉजिटिव है ना। डीसी चेंज इन कैपेसिटेंस, और ये पॉजिटिव है, इसीलिए हम ऐसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि बैटरी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये तो हमको पता है। चलो आगे का टर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव, तो इसको इधर ले आएंगे, अरे इसको इधर ले आते हैं ना, तो माइनस डी वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, तो वो क्या लिख सकते हो इधर? डी यू। अच्छा, पिछले में आप में से कोई पूछा नहीं कि सर एफ जो निकाले थे वो तो एक्सटर्नल फोर्स निकाले थे, और हम निकालना तो चाहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे पिछले में निकाले कौन सा फोर्स थे? एक्सटर्नल फोर्स, बट हम निकालना कौन सा चाह रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कोई तो पूछा ही नहीं हमसे। हाँ, क्योंकि ये स्लोली अंदर जा रहा है, तो वो फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो कम से कम नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करो। ठीक, समझ में आया? समझ में आया। अब ऐसा करते हैं, एफ एक्स को इस साइड ले आते हैं और डी यू को इस साइड ले आते हैं, तो हो जाएगा एफ डी एक्स बराबर ई स्क्वायर डी सी माइनस डी यू। तो यहां से एफ बराबर क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर डी सी बाय डी एक्स माइनस डी यू बाय डी सी। अब की बार क्या कांस्टेंट है? पोटेंशियल। तो यू को ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से, हाफ सी ई स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं? यू को ऐसे लिखना बेटर होगा ना। तो इसको डिफरेंशिएट करो, डी यू बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? हाफ ई स्क्वायर डी सी बाय डी एक्स। तो यहां उठा के पुट कर दो, एफ बराबर ई स्क्वायर डी सी बाय डी एक्स माइनस
हाफ ई स्क्वायर डी सी बाय डी एक्स, तो F बराबर आ जाएगा हाफ ई स्क्वायर डी सी बाय डी एक्स। ये फोर्स आ गया। वर्मा जी इसका वैल्यू भी दे रखे हैं, सॉल्व किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका F बराबर ई बी स्क्वायर के -1 अपॉन 2D। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखने से तो ये फोर्स कांस्टेंट दिख रहा है, ये फोर्स कांस्टेंट ही है ना। तो इसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ सवाल वो दिए हैं, है ना, तो जो गलत है सो गलत है। गड़बड़ वो क्या किए हैं कि एक सवाल में दे दिए हैं कि इसको छोड़ दिए हैं और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, तो ये स्लैब अंदर गया और बाहर शूट आउट किया, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, यानी कैसा मोशन? कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगा। तो ग्रेविटी वाला केस याद है, ऐसे जाएगा तो फिर नीचे भी आएगा ना। तो वो टाइम पीरियड पूछ लिए, क्या पूछ लिए? टाइम पीरियड। अब इसमें कोई बताएगा गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम छोड़ दिए तो ये जो स्लैब है वो तेजी से मूव करेगा, मूव करेगा ना। तो जब स्लैब तेजी से मूव करेगा तो हीट भी जनरेट होगा। सबका सब एनर्जी स्लैब के काइनेटिक एनर्जी में नहीं मान सकते हैं, लॉजिकली तो बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सर्किट में करंट होगा, अरे चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर होने लगेगा ना, और वो भी तेजी से। तो फाइनाइट करंट होगा तो फाइनाइट हीट में जाएगा। समझ में आया? तो वो सवाल बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, जिसमें वो टाइम पीरियड पूछे हैं। अच्छा, अगर मान लो कोई बोला कि इसको स्लोली अंदर ले जा रहे हैं, है ना, तो जो अब एक्स्ट्रा एनर्जी बच रहा है वो ना तो स्लैब को मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और ना तो हीट, क्योंकि स्लोली जा रहे थे, तो वो जो एनर्जी गायब हो गया हाफ के -1 सी स्क्वायर ई की सी स्क्वायर ई सी स्क्वायर, हाँ, वो कहाँ गया? ना तो कैपेसिटी इसको मिला स्लैब के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ना तो हीट, क्योंकि बहुत धीरे धीरे ले जा रहे थे, तो वो एनर्जी गायब होकर कहाँ चला गया? अरे जो डेल्टा ई निकाले हैं ना, वो डेल्टा ई कहाँ भाग गया? ना तो हीट है क्योंकि स्लोली ले जा रहे हैं, और ना तो काइनेटिक एनर्जी है स्लैब के पास, तो वो एनर्जी कहाँ भाग गया? अबे कहीं नहीं भागा, अगेन ये फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा होगा, कर रहा होगा ना। अरे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नेगेटिव वर्क करेगा ना, तभी तो स्लोली जा रहा अंदर। तो ये जो नेगेटिव वर्क किया वही तो है वो। तो यहाँ पे अगर कोई पूछ ले कि बताओ ये जो एनर्जी है ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है तो वो कितना होगा, वो जो डेल्टा ही निकाले हैं ना उसी के बराबर होगा, बस नेगेटिव साइन आगे में लगा देना। नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी कि बिल्कुल नहीं? हर पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, कोई इतना डिटेल में नहीं जाएगा, है ना। तो वो जो डेल्टा ई वाला पार्ट था, अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि ना तो स्लैब को काइनेटिक एनर्जी मिली और चूंकि स्लोली ले गए तो करंट भी लगभग 0 है, तो हीट में भी नहीं गई, तो फिर कहाँ गई? तो बोलोगे वो जो निगेटिव वर्क किया उसमें गई। सो तो उसका वर्क डन कोई पूछ ले तो निगेटिव साथ डेल्टा ई लिख देना, है ना। और अगर वो फोर्स नहीं लगा है तो एनर्जी, तब फिर एनर्जी सिर्फ स्लैब की काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, इस बार तो उसको दोनों में जाना पड़ेगा, स्लैब की काइनेटिक एनर्जी और हीट में। बात समझ में आ रहा है? पक्का? कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, हो सके आप जैसा डाउट ही किसी और का भी हो। कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया? अरे सब समझ में आ गया तो लिखो अगला टॉपिक, आरसी सर्किट।
आरसी सर्किट। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, याद आ रहा? बीच वाले स्टेट की बात कर ही नहीं रहे थे, याद आ रहा? अब हम बात करेंगे बीच वाले स्टेट की, यानी ट्रांजिएंट स्टेट की। अच्छा, अभी तक जो कैपेसिटिव सर्किट पढ़े थे, क्या उसमें रेसिस्टर का कोई रोल था? नहीं, है ना? असल में भी हम आपको दिखाएंगे कि कुछ गड़बड़ करके नहीं चल रहे थे हम लोग, बिल्कुल सही कर रहे थे। क्योंकि जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो सर्किट में करंट क्या हो गया? जीरो। तो उस समय रेसिस्टर है कि नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब ये रेसिस्टर उस समय है कि नहीं, जब करंट बंद हो गया फ्लो करना, अगर फ्लो करेगा तो चार्ज उस पर चेंज होगा ना कैपेसिटर पे। जब बोले कैपेसिटर पे चार्ज चेंज होना बंद हो गया, मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, है ना? तो दैट मीन्स कि सर्किट में आपको करंट नहीं है। तो करंट नहीं है तो रेसिस्टर के होने ना होने से फर्क क्या पड़ जाता है ना? फर्क पड़ता है बीच में, जब करंट फ्लो कर रहा, और जब करंट फ्लो कर रहा तब तो V इक्वल टू आई आर पे जाओ, सोचोगे आप। जब करंट ही नहीं फ्लो कर रहा तो V इक्वल टू आई आर का मतलब ही क्या? तो इसलिए हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे थे, वहां पे हम सब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट की बात कर रहे थे। तो फाइनल स्टेट का मतलब क्या हो गया? कैपेसिटर पे चार्ज चेंज नहीं हो रहा। चार्ज चेंज नहीं मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां तक में ठीक है? थोड़ा सा भी दिक्कत है तो कोई पूछ सकते हो, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा बीच वाले स्टेट की, है ना? कि बीच में कहानी क्या क्या हो रहा होगा, कितना देर लगता है चार्ज होने में, इन चीजों पे थोड़ा सा बात करेंगे, है ना? तो इसमें पहले हम लोग बात करेंगे चार्जिंग की। पहले बात करेंगे चार्जिंग की, सिंपल सा फंडा। अच्छा, ऐसे भी किसी वायर से कनेक्ट करो भाई, उसका कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होता ही होगा, है ना? तो ध्यान से देखो, ये आपका रेसिस्टेंस है, ये आपका कैपेसिटर है C, EMF की बैटरी से जोड़ दिए, R रेसिस्टेंस है, ठीक है? और मान के चल रहे हैं कि शुरू में कैपेसिटर पे चार्ज क्या था? जीरो। इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज था। कैसा था? डिस्चार्ज। जैसे स्विच ऑन करेंगे, ध्यान से सुनना, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो यहां से कुछ चार्ज तोड़ेगा, इसको घुमा के लाएगा और यहां पटक देगा, ठीक है? हम अगर आपसे पूछें कि जैसे स्विच ऑन किए तो इस रेसिस्टर R से कितना करंट गुजर रहा है? जैसे स्विच ऑन किए उस समय इस R से कितना करंट गुजर रहा है? कोई बता सकते हो? QER। चलो देखते हैं, बिल्कुल आराम से करते हैं। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है? अभी इनिशियली जीरो चार्ज है ना? तो कैपेसिटर पे जीरो चार्ज है, यानी ध्यान से सुनते जाना, ये E, ये जीरो तो ये जीरो, और कैपेसिटर पे चार्ज जीरो है तो कैपेसिटर के लिए क्या लिखते हो? Q इक्वल टू CV। चार्ज जीरो है तो C इक्वल टू क्या लिखो, सॉरी V इक्वल टू क्या लिखोगे? Q बाय C। अब चार्ज जीरो है तो उसके प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। मतलब यहां जीरो तो यहां भी जीरो, और यहां E, तो इससे कितना करंट गुजर रहा होगा स्टार्टिंग में? E बाय R। नहीं समझ में आया ना? ये देखो ना, उसको लग रहा चक्कर खा के गिर जाएगा। अरे जब चार्ज जीरो है तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना? अब इसी चीज को लोग रटवाते हैं कि देखो शुरू में हम कैपेसिटर को प्लेन वायर मान सकते हैं। अबे काहे रटने का? बे काहे रटने का? रटने के लिए केमिस्ट्री है ना, मैथ्स में भी बहुत सारा फॉर्मूला है, तो इसमें भी रटोगे ही। काहे रटे? ट्रिक्स सिखाते हैं। बस क्या करेगा एग्जामिनर? शुरू में चार्ज जीरो ना देके कुछ और चार्ज दे देगा, आप कर देना प्लेन वायर, देखो मस्त आएगा आंसर। अरे जैसे अभी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना, तो अभी प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा है ना, लोग इसको रटवा देते हैं कि देखो लगा देना,
जैसे t इक्वल टू 0 पे पूछे तो कैपेसिटर कैसा है, प्लेन वायर है। अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर पे शुरू में कुछ चार्ज दे देंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा, तो ये प्लेन वायर की तरह एक्ट नहीं करेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, पक्का? अच्छा, तो इधर से चार्ज टूट के जाएगा, फिर इधर से चार्ज टूट के जाएगा। तो मान लेते हैं किसी इंटरमीडिएट स्टेट में ये चार्ज Q हो गया और इस पे माइनस Q हो गया। अरे हो गया, तो अभी पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस, Q बाई सी। अरे होगा, यहां 0 तो यहां कितना हो जाएगा, Q बाई सी, और यहां कितना है, E। अच्छा, जैसे जैसे ये चार्ज जाएगा वैसे वैसे ये Q बाई सी बढ़ेगा। जैसे जैसे ये करंट फ्लो करेगा वैसे वैसे ये Q बाई सी भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि Q बढ़ता जाएगा। और एक स्टेट ऐसा आ जाएगा जब E और Q बाई सी बराबर हो जाए। क्या हो जाए, E और Q बाई सी बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करंट फ्लो करेगा। अरे रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया ना, तो उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो बोलेंगे कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। और उस समय कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहां E यहां 0, तो E हो जाएगा। उस समय इसके प्लेट पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा, QE, QE नहीं, Q बराबर CE। दोनों प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस C माइनस C। यहां तक की चीजें समझ में आ रही, पक्का? कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ लॉजिकली चलते जाओ। देखो क्या हो रहा, जैसे इसको कनेक्ट किए, जब कनेक्ट किए तो यहां 0, यहां भी 0 और यहां E, तो करंट फ्लो करेगा। अब कोई ये मत सोचना कि आप बोल देना कि 100 करंट कैपेसिटर से फ्लो कर रहा, आप तो बोले कैपेसिटर खराब हो जाएगा करंट फ्लो करेगा तो। अबे कैपेसिटर से फ्लो कहां कर रहा है, यहां से चार्ज उठाया और यहां पटक दिया। ओ सर, हम तो ये सोच रहे थे कि ऐसे फ्लो कर रहा, नहीं कर रहा है, फिर तो कैपेसिटर खराब हो गया बे। तो इस प्लेट से तोड़ा, उस पे पटका, है ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि किसी भी टाइम टी पे मान लो इस पे चार्ज हो गया Q, चार्ज चेंज होते होते कितना हो गया Q, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E माइनस Q बाय C। तो करंट कितना हो जाएगा किसी भी टाइम टी पे, ये किसी भी टाइम टी पे जब उस प्लेट पे, पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज डिपॉजिट हो चुका है, Q चार्ज कितना डिपॉजिट हो चुका है, Q चार्ज। उस समय करंट कितना है, तो I बराबर EC माइनस Q बाय RC। कैसे आया, अबे रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो करंट लिख दो, V इक्वल टू IR लगाए, है ना। और यहां का पोटेंशियल कैसे निकाले, तो सर यहां का 0 है और कैपेसिटर पर Q चार्ज होता तो पोटेंशियल क्या होता, V बराबर Q बाई सी। तो यहाँ 0 है तो यहाँ ऑब्वियसली क्या रहा होगा, Q बाय सी। यहाँ Q बाई सी, यहाँ E, तो डिफरेंस कितना होगा, E माइनस Q बाई सी। तो करंट कितना हो जाएगा, E माइनस Q बाई सी बाय R। अच्छा, ये जो Q चार्ज फ्लो कर रहा है इसी के कारण तो करंट है। तो हम इस I को क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt। करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू में ही, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू CE माइनस Q बाय RC। ठीक है, आगे चलें। कोई भी डाउट है 1% भी तो पूछ लो, नहीं है चलो इसको इधर ले आते हैं, एक जैसे वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, dt को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या लिखोगे, dq बाय CE माइनस Q बराबर
dt बाय RC। ठीक, t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या है, और किसी भी टाइम t पे चार्ज निकालना है। कोई दिक्कत? तू सकल से करके क्यों बैठा हो? वहाँ इनिशियली चार्ज 0 था, इधर फ्लो कैसे होगा? कहाँ चार्ज 0 था? पहले Q नॉट 0 माने ना, हाँ, वहाँ से फिर Q टूटा कैसे? क्यों टूटा कैसे? याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैट, सॉरी कैपेसिटर का शुरू वाला लेक्चर। दो प्लेट था न्यूट्रल, उसको बैटरी से कनेक्ट किए थे, तो बैटरी के अक्रॉस जब मूव किए थे तो पोटेंशियल बढ़ा था, तो उसको घटने के लिए वहाँ पे फील्ड बनना पड़ा था प्लेट के बीच में, और वो तभी बनेगा जब चार्ज इधर से तोड़ के फिर इधर ले जाएगा। खूब डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। चार्ज कैसे टूट रहा था वो भी पढ़ा है, रटने हम कुछ नहीं बोले थे। अरे याद करो, एक जगह अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट पोटेंशियल का चेंज कितना होना चाहिए? 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है नेचर में। नहीं समझ में आ रहा? बात खत्म। समझ में आया? कहां से ये आया कि कुछ नहीं समझ में आया? आ रहा ना? पक्का? चलो अच्छा, एक सवाल अब मेरा है, इंटीग्रेट कर लेंगे, अब घबराने वाली बात नहीं। उससे पहले मेरा एक सवाल है। सवाल क्या है मेरा? सवाल ये है कि जैसे ही स्विच क्लोज किए है ना, तो हो सकता है बहुत बड़ा चार्ज फ्लो करके आ गया इधर से उधर इंस्टेंटली, हो सकता है ना? अरे हो सकता है ना भाई, ऐसा रहा हो तो क्यों ना हम स्टार्टिंग में कुछ चार्ज मान लें। 0 क्यों मान के चल रहे हैं? 0 क्यों मान के चल रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि स्विच दबाया और कुछ चार्ज जंप करके यहां से यहां चला गया। अरे है ना? तो नहीं जा सकता। अगर रेसिस्टेंस है सर्किट में, अगर हाँ ये कनेक्टिंग वायर होता ना तो जा सकता, तो प्रैक्टिकली कैपेसिटर को चार्ज होने में 0 टाइम लगेगा अगर कनेक्टिंग वायर है तो। अभी हम प्रूफ कर देंगे। देखो इसमें क्यों नहीं हो सकता, पहले ध्यान से सुनना। अगर इसमें 0 टाइम में चार्ज फ्लो कर गया, मतलब करंट क्या है? इनफाइनाइट। करंट क्या है? इनफाइनाइट। अच्छा, करंट इनफाइनाइट है, मतलब डेल्टा V बाय आर क्या है? इनफाइनाइट। अच्छा, आर तो 0 है नहीं, आर तो फाइनाइट है, और डेल्टा, अगर इस टर्म को इनफाइनाइट होना है तो डेल्टा V को क्या होना पड़ेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हो क्या? वहां तो फाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस है। स्टार्टिंग में E माइनस 0, यहां E इधर 0, तो E माइनस 0 है ना, फाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट करंट कहां से ढूंढ रहे हो? और आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हो कि अगर रेसिस्टर नहीं रहता तो ये काम हो सकता है कि 0 टाइम में चार्ज फ्लो कर जाए। कर सकता है। उस समय आई क्या टेंड कर रहा है? इनफाइनाइट। तो डेल्टा V बाय आर किसको टेंड करेगा? इनफाइनाइट। अब चूंकि आर ही 0 है, टेंडिंग टू 0, तो ये कुछ भी रहे तो ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा। अरे करेगा ना, इसलिए वो फटाक से चार्ज हो जाएगा। इसमें कुछ टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा उस पर बात कर रहे हैं। तो 0 टाइम में इस पे चार्ज मानना सही नहीं है ना? तो अगर इनिशियली अनचार्ज था तो 0 टाइम पे हम चार्ज क्या लेके चलेंगे? 0। लॉजिक समझ में आया? पक्का? लिखो पहले लॉजिक, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलो इसको इंटीग्रेट करो, तो ये क्या आएगा? माइनस ln CE माइनस Q फ्रॉम 0 टू Q बराबर T बाय RC। ठीक है, इसमें लिमिट पुट करते हैं, माइनस को इस साइड ले लेते हैं, तो ln जब Q पुट करोगे तो क्या हो जाएगा?
CE माइनस Q, CE माइनस Q डिवाइडेड बाय 0 पुट करोगे तो CE बराबर माइनस T बाय RC। तो इसको इधर ले आए, एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, तो CE माइनस Q बराबर CE e टू द पावर माइनस T बाय RC। तो यहां से Q आ जाएगा CE इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस T बाय RC। अब ध्यान से सुनते जाइए मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए। यहां पे T का वैल्यू 0 पुट करो, T का वैल्यू 0 पुट करोगे तो Q का वैल्यू 0 आ जाएगा। आना चाहिए था, अरे आना तो चाहिए था, है ना। अच्छा, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आप, ठीक। अच्छा, इसको फुल चार्ज होने में मतलब CE चार्ज आने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? 0, Q1 0। इसको ये 0 तब होगा, ये बेसिकली ऐसे है 1 बाई ई टू द पावर T बाय RC। इसको 0 होने का मतलब T को क्या होना पड़ेगा? इन्फानाइट। क्या होना पड़ेगा? इन्फानाइट। तब जाके कैपेसिटर फुल चार्ज होगा, तब जाके कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा? CE चार्ज आएगा, है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, बना देते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखने जाना और डरना मत कहीं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये चार्ज है कैपेसिटर पे Q और ये है टाइम T। मैक्सिमम फुल चार्ज पे ये क्या आ जाएगा? CE एक्सपोनेंशियल है, कुछ ऐसा जाएगा। तो अगर थ्योरेटिकली बात करो तो ये कब जाके फुल चार्ज होगा? इनफिनाइट टाइम। अब इनफिनाइट मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता। कैपेसिटर तो यूज ही किए थे कि हमको जल्दी से एनर्जी मिले और जल्दी से हम दे, है ना। तो कैपेसिटर के लिए इनफिनाइट मिली सेकेंड भी हो सकता, कैपेसिटर के लिए इनफिनाइट माइक्रो सेकेंड भी हो सकता, और कैपेसिटर के लिए इनफिनाइट सेकेंड भी हो सकता। बोलोगे सर ये क्या होता? बड़ा इनफिनाइट, छोटा इनफिनाइट ना। इनफिनाइट मतलब क्या होता? वेरी लार्ज, किसी के रिस्पेक्ट में, है ना। अच्छा, मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज आ गया 99.99999%, तो क्या हम उसको फुल चार्ज नहीं मान सकते? अरे मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? 100% होना जरूरी है। तो बहुत जल्द ही 99.999% चार्ज हो जाता है। प्रैक्टिकली उस समय हम क्या मान सकते हैं? कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। उसका क्या मतलब है सर? 99 पॉइंट इतना जल्दी हो गया, लेकिन एक उतना 0.1%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपोनेंशियल है ना, ग्राफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब समझते हो? पहले एकदम जल्दी बढ़ेगा, फिर हाँ, धीरे 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 धीरे। धीरे धीरे नहीं, बहुत धीरे। थ्योरेटिकली बात करो तो कभी फुल चार्ज नहीं होगा, अनंत पे जाके होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अब अगर मान लो कैपेसिटर पे चार्ज चेंज हो रहा जो आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो आप कह रहे तो फुल चार्ज कैपेसिटर, अरे 99.99999 हो गया, अगले बार को 99.9999986, फिर 99.9999994 या एक और 9 बढ़ा के 45। समझ में आ रहा? हमको तो पता ही नहीं चलेगा। आप क्या बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं पता कर पाएगा। अरे 5 डिजिट 6 डिजिट, और हम लोग तो 3 डिजिट में काम करते हैं, 2 डिजिट में डेसिमल के बाद, तो वो फुल चार्ज हो गया ना भाई। अभी दिखा भी देते कैपेसिटर कितना जल्दी चार्ज हो सकता है। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? फुल चार्ज होने में, सी चार्ज आने में इनफिनाइट टाइम लगेगा। बट प्रैक्टिकली इनफिनाइट बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा वो भी समझाते हैं, ठीक है। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो Q का फंक्शन आया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट आ जाएगा। I बराबर डिफरेंशिएट करो CE बाय RC
ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये सी से सी कट जाएगा तो आई बराबर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, ई बाय आर। इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ये होगा आपका ई बाय आर। ई बाय आर क्या पता, यहां पे इस सर्किट में ई बाय आर क्या था, जीरो टाइम पे करंट है ना, और बाद में देखो ये करंट घट रहा है एक्सपोनेंशियल, तो ये बहुत कम टाइम में ये लगभग जीरो के करीब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। अब मान लो सर्किट में इतना छोटा करंट फ्लो कर रहा है 0.00001 एम्पियर, तो क्या बोलोगे, नहीं कर रहा, अरे नहीं कर रहा है कि नहीं। चलो अभी हम डाटा के साथ समझाएंगे, हम इसलिए कुछ डाटा लिख के लाए कि कितना तेजी से काम होता है ना। चलो आगे बात करें। सर हाँ बाबू, हम लोग पढ़ते हैं Q बराबर IT होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। Q बराबर I। हाँ, चार्ज बढ़ रहा तो करंट भी तो बढ़ना चाहिए। चार्ज बढ़ रहा, ये क्यू कहां का चार्ज पता, प्लेट का चार्ज है, प्लेट पे चार्ज बढ़ रहा, लेकिन वो जो चार्ज आने का रेट था वो घटता चला गया। अरे पहले पूरा बाल्टी से आके पानी डाल दिया प्लेट पे, और फिर अगले बार भी आए, प्लेट पे चार्ज बढ़ रहा, लेकिन अब की बार गिलास से डाल, उसके अगले बार आया तो सिरिंज में लेके आए, इसलिए करंट धीरे हाँ, उसके अगले बार आया तो चुल्लू मतलब एक बूंद उठा के लाए, उसके बाद लाया तो ये ड्रॉपर से निकाल के लाए, तो प्लेट पे तो चार्ज बढ़ ही रहा है ना, रेट कम, रेट लेकिन ला जिस रेट से वो कम होता जा रहा है। और पूछो, कोई दिक्कत, डाउट एकदम नहीं रहना चाहिए, हम हर पॉइंट को पकड़ेंगे, इसलिए चाहते हैं क्लास करो आप लोग, है ना। ऑनलाइन में तो पूछ नहीं पाओगे, समझ में आ रहा, आगे चलें। इस चीज को बोलते हैं, ये जो आरसी है ना, आरसी को बोलते हैं टाउ। ये सर्किट का जो है ना इनहेरेंट प्रॉपर्टी। आप बोलोगे कैसे, तो भाई कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस तो फिक्स है ना, किसी सर्किट की बात करोगे तो उसमें दिया हुआ कैपेसिटेंस या रेसिस्टेंस फिक्स होगा, तो ये सर्किट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, और इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। टाउ को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाउ को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, और इसका यूनिट होता है सेकेंड। अब देख के लग रहा होगा रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस मिलके सेकंड बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए वो भी देखो। अगर आपको पता होगा कि ई पे कोई भी टर्म होता है वो नंबर होता है, यूनिटलेस होगा, तो ये इसका यूनिट क्या, सेकंड, तो इसका भी सेकंड होना पड़ेगा तभी कैंसिल आउट होगा। और कैसे सेकंड होता है वो भी देख लो। आर को क्या लिखते हो, वी बाय आई, अरे वी बाय आई, अच्छा देखते जाओ, एकदम आसानी से समझा रहे हैं, अगर यूनिट एंड डायमेंशन नहीं भी पढ़े हो तब भी समझ में आ जाएगा। ये होता है जूल पर कूलम होता है, और ये होता है कूलम पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा सी, ये क्या है आपका आर, सी ये कैपेसिटेंस वाला सी है। सी के लिए देखो कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किए थे, क्यू बाय डेल्टा भी, क्यू मतलब कूलम और डेल्टा भी मतलब जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। आरसी को मल्टीप्लाई करो, हम ये इतना आसानी से बताएं कि जो यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ा है वो भी बताएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो टाउ का यूनिट क्या आ गया, सेकेंड आ गया, आना भी चाहिए था। और ये सर्किट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना, हर सर्किट का टाउ अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन आर क्या है और सी
क्या है? फिर एक बात बोला जाता है कि जिस सर्किट का टाउ या जिस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम होगा, ध्यान से सुनना, जिस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम होगा वो सर्किट जल्दी से, मतलब सॉरी, जिस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम होगा वो जल्दी से फुल चार्ज हो जाएगा, मतलब उसका चार्जिंग क्या होगा, फास्ट होगा। ये कैसे है इसको भी समझाते हैं। कोई दिक्कत? जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा वो जल्दी चार्ज होगा। पहले तो ये लिख लो, सर्किट हैविंग लो टाइम कांस्टेंट विल चार्ज सून, है कि नहीं? यहां तक लिखो, फिर मिटाते हैं, कुछ डाटा से आपको समझाएंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो हम क्या किए, कैपेसिटर को चार्ज होने दिए। ठीक है, तो उस पर चार्ज कितना आएगा, CE 1 माइनस टी टू द पावर टी बाय टाउ आएगा, आएगा ना? अच्छा हाँ, सॉरी, माइनस टी बाय टाउ। कोई दिक्कत? अब हम टी का अलग अलग वैल्यू डाल के देखते हैं। अगर टी का वैल्यू 1 टाइम कांस्टेंट डालते हैं, टाइम कांस्टेंट सेकंड में ही आ रहा है ना, तो अगर हम 1 टाइम कांस्टेंट डालते हैं वैल्यू, तो Q का वैल्यू 0.6321 CE आ जाएगा, मतलब लगभग कैपेसिटर 63% चार्ज हो गया 1 टाइम कांस्टेंट में। पहले टाइम कांस्टेंट में ही कैपेसिटर 63% चार्ज हो गया, लेकिन दूसरे टाइम कांस्टेंट में यह 63 से बढ़ के 86 तक ही गया, तीसरे में 86 से 95 भी हुआ, चौथे में 98, पांचवें में 99, 0.993 है ना, छठे में 0.998 बढ़ रहा, बट बहुत धीरे बढ़ रहा, और अब तो इतना धीरे बढ़ रहा है कि बढ़ भी रहा है कि नहीं वो हमको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या इसको लगभग 10 टाइम कांस्टेंट में फुल चार्ज नहीं मान सकते? अब लोगों से 10 टाइम कांस्टेंट बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा। 10 टाइम कांस्टेंट बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है। कैसे छोटा हो समझाते हैं। अरे 10 टाइम कांस्टेंट में लगभग चार्ज मान सकते हैं हम, तो 6 पे ही मान लो रफली, है कि नहीं? क्योंकि उसके बाद ये 99%, 99.99 हो रहा है, तो अब क्या बात समझ में आ रहा? अब हम बात करते हैं टाइम कांस्टेंट पे थोड़ा सा। टाइम कांस्टेंट इज RC। अच्छा, हम आपको बताते हैं कैपेसिटर हमारा किस ऑर्डर का होता है, माइक्रोफैरेड, मिलीफैरेड, है ना, नैनोफैरेड। तो मान लो, चलो एवरेज लेके चलते हैं, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, माइक्रोफैरेड लेके चलते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरेड, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड। और रेसिस्टेंस ये मान लो 100 ओम, है ना। तो आरसी का वैल्यू क्या है, टेन टू द पावर माइनस 4। और अगर हम 10 टाउ की ही बात करें तो 10 टाउ जो होगा वो क्या किस ऑर्डर का है, 10 टू द पावर माइनस 3, यानी 1 मिली सेकेंड में कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। समझ में आया? इसलिए हम डाटा लिख के लाए थे कि आपको थोड़ा थोड़ा फील आए। कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करके लाए। अब समझ में आ रहा कुछ टाइम कांस्टेंट का मतलब, इनफाइनाइट टाइम में चार्ज होने का मतलब ये नहीं सोचना 2 दिन लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने, है ना। यहां पे इनफाइनाइट मिली सेकेंड में आ रहा ना। क्यों? अब ठीक है, अब भाई इसके बाद भी चार्ज हो रहा है, हमको पता ही कहां चल रहा चार्ज हो रहा है, तो मेरा डिवाइस ही मेजर नहीं कर पा रहा है। तो चार्ज का हम लेके क्या कर हलवा बनाएंगे? बात समझ में आ? वो चार्ज मेरे किसी काम का नहीं जो मेरा डिवाइस
कि लिस्ट काउंट से कम हो, बताया ना लिस्ट काउंट, भाई उससे कम है करंट, उससे कम है चार्ज, तो क्या करेंगे उसको लेके, हो गया मेरा चार्ज 10 टाइम कांस्टेंट में। 10 टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या, 1 मिली सेकेंड। अगर किसी सर्किट की जनरल सर्किट में होगा 100 ओम, 1000 ओम कर लो तब भी देखो 10 मिली सेकेंड आएगा। अरे 1000 ओम कर लेंगे 10 मिली सेकेंड आएगा, है कि नहीं? तो कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं रुके रहेंगे भाई उसको, जब तक 100 नहीं होगा हम नहीं खोलेंगे, तो फिर बैठे रहो, तो फिर बैठे रहो। बाकी आई होप यहां तक का जो मेन क्रक्स था मैटर का वो समझ में आया।